हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी इनसे संबंधित जितने भी पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो केवीएस के हों, नवोदय के हों, इन सब को प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप प्रैक्टिस सेट से अच्छा है कि पुराने पेपर को लगा के चाहिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस जो भी होते हैं पेपर के वो रिपीट होते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्लस आप अपने तैयारी को भी अच्छे से जज कर पाएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया हुआ है। और अगर आप मेरे कुछ पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और पीडीएफ मैं इसका प्रोवाइड करता रहूँगा और करता हूं मैं पीडीएफ। जो भी बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम हो या फिर मेरे जो पर्सनल ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग नवोदय के पेपर को देखेंगे। बहुत ही अच्छा पेपर सेट किया था इन्होंने, और बहुत ही अच्छे लेवल का ग्रेड, मतलब ए ग्रेड का पेपर मुझे लगा ये, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और आपका जो आपने तैयारी किया है उसको भी जज करने का आपको मौका मिलेगा इसमें। दोस्तों, मेरे तैयारी कराने का पर्पज़ ये है कि आप अच्छे से अच्छे और जल्द से जल्द नौकरी को प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो भी चीज़ें लाता हूँ ना, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लाता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड होता है। और मैं पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ, कहीं से बनावटी क्वेश्चन लेकर नहीं आता हूँ। तो पुराने क्वेश्चंस को लगाने से बहुत अच्छा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चंस को यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच टू नेचुरल हजार्ड्स आर एसोसिएटेड विद रेनफॉल। तो आपको बता, दो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि नेचुरली होती हैं और जो वर्षा से जुड़ी हुई हैं, रेनफॉल यानी वर्षा से जुड़ी हुई हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। मतलब बाढ़ और सूखा जो होता है वो रेनफॉल से संबंधित है। ये दो नेचुरल हजार्ड्स होते हैं। तो ये जो हजार्ड्स वाला है ना, ये आपके टॉपिक में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 को देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं 122 को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन वाज नॉट सजेस्टेड बाय रूथ ई ग्रूट। तो रूथ ई ग्रूट ने हेल्थ एजुकेशन पर बहुत सारे उद्देश्य दिए थे, सजाया था, उनमें से कौन सा उनका उद्देश्य नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मोटिवेटिंग पीपल। ये इनका उद्देश्य हेल्थ एजुकेशन का नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123, trying to stop the release of toxic substance into the air by taking measures like providing enclosures, ventilation and air cleaning is known as। कहने का मतलब है कि वायु में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं उसे छोड़ने और उसे रोकने के लिए विभिन्न उपाय जो अपनाए जाते हैं, जैसे इनक्लोजर प्रदान करना, रोशनदान लगाना, हवा तथा शुद्धिकरण करना। तो इनमें से आपको बताना है कि उसे हम किस नाम से जानते हैं। अगर हम जो ये वेंटिलेशन वगैरह के लिए लगाते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कंटेनमेंट। ठीक है, कंटेनमेंट इसको बोलते हैं, यानी संरोधन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 को देख लेते हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन आपको उटपटे लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे है। हु सेड दैट नॉइज इज अ डिस्ट्रैक्टर एंड देयरफॉर इंटरफेयर्स विद एफिशिएंसी। यह बात किसने कही कि जो शोर है वो बाधक है, इसलिए आप जो कि आपके निपुणता में, आपके क्षमता में क्या करता है? इंटरफेयर करता है। तो ये जो कहा है ये ब्लूम ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 125 को देख लेते हैं। यहाँ पे कि विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ममल्स टू मैन। देखिए, ये आपने अगर मेरे साथ किया होगा तो 2014 का जो आपको DSSB का पेपर मैंने कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट है। तो आप पुराने क्वेश्चंस पेपर को जब लगा के जाएंगे ना, तो दो निश्चित है कि वो आपको क्वेश्चन पेपर कुछ क्वेश्चंस रिपीट आपको देखने को मिलेंगे। इसी ही एक फ़ायदा होता है। ठीक है, लोग पुराने प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका जो राइट आंसर है। रेबीज जो होता है कि वो जानवरों से, वो जो संक्रमित बीमारी होती है जानवरों से व्यक्तियों में हस्तांतरित होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड। जब हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होते हैं और उसका हमारे ऑर्गेनिज्म के थ्रू एडॉप्टेशन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम
एक्लिमेटाइजेशन भी कहते हैं। अगर आपने 2016 का पेपर देखा होगा, यूपी टीजीटी 2016 का पेपर देखा होगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस मैच करते हैं और कॉपी होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और देख लेते हैं। तो मेरे पर्सनल अनुभव पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पुराने क्वेश्चन पेपर को लगाने से फ़ायदा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। तो स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में कौन सा हिस्सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। बच्चों को हेल्थ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, उनको स्वास्थ्य निर्देश दिए जाते हैं, हेल्थ सर्विस की जाती है, मतलब उनमें आयरन की गोली बांटी जाती होगी, अगर आपने देखा होगा तो आयरन की गोली भी मिलती है सरकारी स्कूलों में, और हेल्थ सुपरविजन भी होता है, उनका हेल्थ चेकअप भी कराया जाता है, लेकिन हेल्थ ट्रेनिंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 128 क्या कह रहा है? नायडू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, देखिए यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पूरा नाम होगा सीके नायडू। तो सीके नायडू इंडिया के पहले टेस्ट मैच के कैप्टन थे, और इनके नाम से जो होता है वो होता है क्रिकेट की ट्रॉफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 129 है कि अमृत दीवान कप इज एसोसिएटेड विद, तो अमृत दीवान कप किससे संबंधित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बैडमिंटन संबंधित होता है अब अमृत दीवान कप। क्वेश्चन नंबर 130 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है कि शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स ऑकर ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो आपने सुना होगा कि आइसोमेट्रिक होता है, आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक में दो तरह के होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रिक और एक होता है इंसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, तो कॉन्सेंट्रिक मतलब है जो मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद शॉर्ट हो जाता है तो उसे हम कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ डिजीज दैट spread from one organism to another through body contact or interpersonal contact with the personal effect is known as। तो शरीर से क्या होता है? ऐसा रोग जो कि शरीर के स्पर्श से आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव से दूसरे जीव में प्रभावित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कॉन्टेजियस डिजीज। ठीक है, छूत की बीमारी कहते हैं, जो कि डायरेक्ट फैलता है और एक स्पर्श करने से फैलता है, तो कॉन्टेजियस डिजीज होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है कि ड्यूरेशन ऑफ द मीजोसाइकिल इज। तो मीजोसाइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 4 to 6 वीक्स का होता है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कॉपी किए गए, मतलब आपको मिलेंगे कहाँ पे देखने के लिए? तो 2015 का आप DSSB का पेपर देखिएगा, जो कि मैंने पहले करा रखा है, और मेरे प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। 2014, 15, 16 और 18 के पेपर मैंने करा रखे हैं DSSB के, आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो अभी पेपर हुआ है दिल्ली PGT का, वो पेपर आने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि यूपी के जो पेपर होते हैं ना वो ऑफलाइन होते हैं, और ऑफलाइन पेपर एग्ज़ाम के कम से कम 1.5 से 2 महीना पहले बन के तैयार हो जाते हैं, तो आपको वो पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या होता है कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद द मसल्स एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। तो यह बात किसने कही है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है, इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, JB नेस ने कहा है कि जो शारीरिक शिक्षा क्षेत्र का वह क्षेत्र है जिसे मांसपेशियों का उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 134 है कि व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी फॉर इम्प्रूविंग एक्सेलरेशन एबिलिटी। तो इसके हिसाब से देखिए आंसर की मैं ऑप्शन नंबर ए को सही माना था, यहाँ पर 1 को सही माना था, लेकिन अगर देखा जाए एक्सेलरेशन एबिलिटी जो होती है वो 90 to 100% एबिलिटी से होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या होता है? उसमें सिर्फ आपको 40 से 50 मीटर का ही डिस्टेंस दिया जाता है, जिसमें कि आप क्या करते हैं, अपनी फुल स्पीड से कोशिश करते हैं। ठीक है, टू अचीव अ मैक्सिमम स्पीड इन अ मिनिमम टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन एबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कि प्राइमरी ग्रुप आर दोज ग्रुप्स इन विच मेंबर्स लाइव इन फेस टू फेस रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज डिफाइंड बाय। तो प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें पर्सन जो मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के सब एक दूसरे को सामने सामने रहते हैं,
तो यह बात किसने कही है और संबंध रखते हैं, तो यह डेफिनेशन किसने कहा है प्राइमरी के लिए, तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट, CH कूली ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 को देख लेते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर एक बार लगा के जाइए। विच फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मैथड ट्रिक द रिसेप्टर ऑर्गन इन द मसल्स एंड जॉइंट अलाउ द लिम्स टू इंक्रीज देयर रेंज ऑफ मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, पीएनअप मैथड कहते हैं। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मैथड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पीएनअप मैथड एक नया एडवांटेज है। तो यहाँ पर है कि आपके ज्वाइंट रिसेप्टर को वो फील कराता है और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है पीएनअप मैथड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 को देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मैथड वर्क ऑन द नेचुरल रिदम ऑफ वर्क एंड रेस्ट। तो वह कौन सा ट्रेनिंग मैथड है जो नेचुरल रिदम होता है जिसमें कि वर्क और रेस्ट दोनों होते हैं, तो दैट इज होता है आपका इंटरवल ट्रेनिंग मैथड। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरनल दिया हुआ ऑप्शन में, लेकिन आप इसको इंटरवल ट्रेनिंग मैथड समझिए और ये इंटरवल ट्रेनिंग मैथड होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ईयर भारत अवार्ड वॉज कन्फर्ड टू सचिन तेंदुलकर। तो ये वहाँ का उस समय का 2016 का जो ये आपका पेपर पूछा गया था नवोदय विद्यालय में, वहाँ पे एक करेंट क्वेश्चन के लिए बनाया गया था। तो उस समय इसका आंसर 2013 मतलब है, करेंट इस समय चेंज हो सकता है आपके पेपर में। तो 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 को देख लेते हैं। यहाँ पे वो देखिए ये क्वेश्चन भी करंट है। हु वाज कन्फर्म्ड विद एडिडास गोल्डन बॉल इन 2014 वर्ल्ड कप। तो उस समय ये करंट अफेयर्स था 2016 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, जेम्स रॉड्रिग्स को मिला था 2014 का एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 को देख लेते हैं। An exercise diet procedure that elevates muscle glycogen store to concentration 2 to 3 times normal is termed as। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि ग्लाइकोजिन जो होता है, मसल ग्लाइकोजिन स्टोर होता है और हमेशा 2 से 3 बार उसके नॉर्मल की क्षमता से बढ़ा के रखता है, और जो कि आपको इंड्योरेंस एक्टिविटी में काम आता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिन लोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग आपने पढ़ा होगा, लेकिन मसल्स में आप दे रहे हैं तो ग्लाइकोजिन के रूप में वो क्या होता है, स्टोर रहता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 141 को देख लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ग्लाइकोजन दिया था। व्हेन देयर इज अ रनिंग रेडियस इन 400 मीटर ट्रैक इज 36.81 मीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट। देखिए यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन दे दिया है, आपको यहाँ पे निकालना है कि स्टैंडर्ड ट्रैक का स्ट्रेट लाइन कितना होगा। उसने रेडियस दे रखा है पहले से ही, तो इसका 2πr से रेडियस निकलता है। ठीक है, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर 3, 84.31 मीटर का एक स्ट्रेट लाइन होगा जब आपका रनिंग रेडियस 36.81 मीटर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा, हॉकी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है कि एलिसा टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए दिया जाता है, तो ये है आपका HIV के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 को देख लेते हैं। यहाँ पे 144 क्या कह रहा है कि टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, टाइगर वुड्स वाला। बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखेंगे, 2013 में भी देखेंगे आप UPTGT में, और बहुत सारे एग्जाम में मुझे को देखने को मिला था ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 को देख लेते हैं। 145 क्वेश्चन नंबर कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट। तो बास्केटबॉल कोर्ट का डायमेंशन कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 28x15 मीटर का होता है बास्केटबॉल कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राणायाम। इनमें से प्राणायाम कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नौली कोई भी प्राणायाम नहीं होता। बाकी उज्जयी, सूर्यभेदन और शीतली ये तीनों प्राणायाम के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन वाज नॉट सजेस्टेड बाय JEE पार्क। तो JEE पार्क के द्वारा कौन सा
हेल्थ एजुकेशन ने स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हेल्थ एटीट्यूड, ये आपका नहीं बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज नॉट प्रपोज्ड बाय क्लार्क। तो क्लार्क के अनुसार फिजिकल एजुकेशन का कौन सा उद्देश्य नहीं सुझाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये क्लार्क के द्वारा नहीं बताया गया था, ठीक है। ये जेबी नेस ने इनको बताया था न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, लेकिन क्लार्क यहाँ पूछा है। आगे आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट इज सेड बाय। तो शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को शारीरिक क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। ये डेफिनेशंस आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशंस आपके कम से कम 6 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यूपी टीजीटी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका राजस्थान का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिल्ली का एग्ज़ाम हो, तो इसको कई बार रिपीट किया गया है ये वाले क्वेश्चंस को। तो आप इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, डेल्बर्ट ओवर टिफर। इनका आप जरूर डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 बार पूछा जा चुका है इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 को देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि इंगेजिंग इन प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क इंक्रीज द मसल मास इन एथलीट इज नोन एज। अगर आप बहुत लंबे समय तक क्या है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके मसल्स में जो इंक्रीज हुआ है उसे हम किस नाम से जानते हैं साइंटिफिक भाषा में। तो उसे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। हाइपरट्रॉफी मतलब होता है थिकनेस ऑफ द मसल फाइबर इंप्रूव हो जाता है। और आप कार्डियक हाइपरट्रॉफी भी जानते हैं, जब एक्सरसाइज करने से आपके कार्डियक यानी कि हार्ट मसल्स के जो मसल्स की थिकनेस वो बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाती है। तो जब भी बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉफी होगा, इस बात को आप जान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है यहाँ पे कि एज अ पार्टिसिपेटिंग, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करके देखना पड़ेगा। हाँ अब सही है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, अब सही होगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे पेन नहीं चल पा रहा था। एज अ पार्टिसिपेटरी कैरिकुलम एक्टिविटी फिजिकल एजुकेशन एजर्ट इटसेल्फ एज द एकेडमिक इन्वायरमेंट बाय इंगेजिंग विद। अगर फिजिकल एजुकेशन को कैरिकुलम एक्टिविटी रखा गया है, शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम के कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने की दृष्टि से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उसमें मूवमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फिटनेस की बात कही गई है। इस वजह से ये आपका शारीरिक शिक्षा जो है कि वातावरण को अपने हिसाब से चेंज करता है और पढ़ाई वाला वातावरण बनाया है, क्योंकि उसमें इन चीज़ों की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहा है यहाँ पे, व्हाट प्रोवाइड्स वाइटलिटी टू फिजिकल एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ऐसा क्या है फिजिकल एजुकेशन में कि जिससे कि फिजिकल एजुकेशन को एकेडमिक डिसिप्लिन में रखा गया है, एकेडमिक पाठ्यक्रम बनाया गया है। उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है आपकी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साइंटिफिक प्रिंसिपल, सिद्धांत पर आधारित है। इसी वजह से फिजिकल एजुकेशन को एकेडमिक डिसिप्लिन का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग वेरियस स्ट्रेनियस एक्सरसाइज द मेजर रीजन फॉर द ऑनसेट ऑफ फटीग इज। तो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 2016 में भी आप देखे होंगे, और कई सारे अगर आपने पेपर लगाए होंगे जो पुराने हैं उसमें भी आप इसको दे पाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, कॉपी हुआ है। आते हैं आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 154 क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंटर्स एंड लीव्स द लंग्स इन ऑर्डिनरी क्वाइट ब्रीदिंग इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कि ऑर्डिनरी क्वाइट मतलब है कि एक सिंपल नॉर्मल ब्रीदिंग में जब आप सांस को लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टाइडल एयर वॉल्यूम कहते हैं, जब एक सिंपल रिस्पिरेशन में, नॉर्मल रिस्पिरेशन में गैस की अदला बदली होती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 क्या कह रहा है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप्ड इन अ मस्कुलर मसल्स और नर्व सेल ड्यूरिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड।
तो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, डेवलप होती है जब आप क्या करते हैं, नर्व सेल से मसल्स कोई एक्टिविटी कराते हैं तो नर्व सेल से सेल्स में जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक्शन पोटेंशियल होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स को हमारे मसल्स में ब्रेन के द्वारा लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 आपके सामने कि प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज अफेक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आवर ब्लड। तो अगर हम प्रोलॉन्ग मतलब है कि नियमित व्यायाम कर रहे हैं तो उससे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल पर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हमारा HDL हाई डेंसिटी जो लिक्विड होगा प्रोटीन वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होगा लिपोप्रोटीन वो कम होगा। तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ने से अच्छा होता है, डाइजेशन आपका अच्छा करता है, ठीक है, लो वाला नहीं होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, वह कौन है जो प्रोडक्ट है किसका, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम का और हार्ट रेट का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताऊं, वो होता है आपका हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका निकल के कितना आता है, कार्डियक आउटपुट आएगा आपका 5040 ml, ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट हमारा क्या होता है 72 बीट्स होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकालता है 70 ml निकालता है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे यानी कि हमारे टोटल बॉडी ब्लड को 5 लीटर ब्लड होते हैं, तो ये आपको निकालता है जिसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, 1 मिनट में निकाली गई कुल रक्त की मात्रा हार्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी ग्रुप ऑफ ह्यूमन ग्रुप, इनमें से कौन आपका मतलब इंसानों का, व्यक्तियों का प्राइमरी ग्रुप नहीं माना जाएगा। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विलेज, गांव है वो हमारा प्राइमरी ग्रुप नहीं होता है। प्राइमरी ग्रुप हमारा फैमिली होती है, क्लासमेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स टीम हमारी हो सकती है, लेकिन विलेज हमारा प्राइमरी ग्रुप में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 159 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग हु डिफाइंड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो वो कौन है जिसने कहा है कि मानव के व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है मनोविज्ञान। तो यह बात क्रो एंड क्रो ने कहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज द इंटरनलाइज्ड representation of the values and moral of society as a taught to the child by the parents and others। पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये साइको एनालिसिस थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था उनसे पूछा है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 एज बताए थे, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो उसमें से किस एज में मोरल वैल्यूज और सोसाइटी की बात कही गई है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज सुपर ईगो में बताया गया है कि जो मनोविश्लेषणात्मक की क्षमता जो होती है उसमें मोरल वैल्यूज और इन सब की भावना जागृत होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहा है यहाँ पे कि द एब्रिविएशन ऑफ एन एक्ट डेवलपमेंट बाय मैकलेंड इन हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर स्टैंड फॉर। तो मैकलेंड ने एक थ्योरी दी थी ह्यूमन बिहेवियर के लिए और उस थ्योरी में उन्होंने एन एक्ट करके एक कोड दिया हुआ था। तो यह कोड किसके लिए दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ये कोड है एन एक्ट। तो ये किसके लिए किया गया था, इसका मतलब क्या होता है, तो एन ए का मतलब देखिए यहाँ पे आप इसको पकड़ पाएंगे, उन्होंने दिया हुआ था। तो यहाँ पे ASCH आ रहा है, तो अचीवमेंट के लिए बोला है कि ड्राइव टू अचीव, ड्राइव टू एक्शन, ये भी बोला उन्होंने। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहा और बाकी के 40 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 40 मैंने आज आपको करा दिए और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा जैसे ही आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे तब भी। देखिए किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है लगभग 6 महीने की होती है, तो जो कि इतना जल्दी एग्ज़ाम का डेट आ गया है इस वजह से मैं उस तरह से थ्योरी क्लासेस नहीं ले पाया जिस तरह से मैं लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने लाइव क्लासेस की बात की थी, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि जल्द एग्ज़ाम आ गया इस वजह से। चलिए मैं इसको स्टार्ट करूँगा और तब तक बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।